तो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस, जो तुम्हारा चैप्टर 1 है क्लास 10th के बच्चों के लिए, ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर था कि भैया ये चैप्टर को हमको पूरा क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों आज तुम लोगों के लिए मैं ये पूरा चैप्टर एज ए वन शॉट और पूरा एज ए नोट्स, ठीक है, इससे ज्यादा बेस्ट नोट्स और कम टाइम में पूरा इस चैप्टर को कवर किया हुआ कहीं भी यूट्यूब में तुमको नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो को दोस्तों कंटिन्यूअसली एकदम देखते बनना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही मजा आएगा। इससे बाहर तुमको कोई भी क्वेश्चंस ना तुम्हारे स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले हैं और ना ही तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो एज ए सिमिलर एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ये पूरा जो नोट्स है, एज ए नोट्स पूरे कीज पॉइंट्स को एंड कॉन्सेप्ट्स को मैं इस चैप्टर का लेके आया हूं तुम लोगों के पास, ठीक है। तो तुम लोगों को बहुत ही इजीली हर चीज समझ में आने वाला है, ठीक है। तो कोई घबराने वाला बात नहीं है बाबू, तो बहुत अच्छे से अभी हम तुमको हर चीज समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स, लाइट चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर तुम्हारा एसएसटी से रिलेटेड फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, बहुत सारा चीज, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का भी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को अच्छे से बहुत बेस्ट तरीके से मैंने कवर करके हर चीज समझाने की कोशिश किया। बहुत कम टाइम में हर चीज तुमको लेक्चर मैंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम जाके उसको भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, या फिर तुम चैनल पे विजिट कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, चलते हैं हम लोग लाइव प्रोसेस चैप्टर को पूरा समझते हैं, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले देखो, जो बायोलॉजी होता है ना, तो इंटरेस्ट लाने के लिए तुम लोगों को बता रहे हैं, तो बायोलॉजी एक ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो तुम खुद से इसको रिलेट कर सकते हो, जहां पे खुद से रिलेट करने का बारी आएगा तो बहुत इजी रूप से तुम इसको समझोगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर एज ए कॉन्सेप्ट बेस्ड जो तुम देख रहे हो आज तक चारों तरफ, वही चीज पे बेस है ये चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या, जो तुम देख रहे हो कैसे जिंदगी मतलब तुम्हारा चल रहा है, लाइफ का जो कैसे मतलब प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसी में क्या सब प्रोसेस है, लाइफ जीने के लिए क्या सब प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो सारे चीज को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया चैप्टर का मेन मीनिंग। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं हम, तुम्हारा मेन जो की पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट है उस पर, जो तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा है, ठीक है। और फिर सारा चीज देखेंगे जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आएगा, ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो वो सारा चीज भी देखने वाले हैं, ठीक है। और डायग्राम के थ्रू हर चीज दोस्तों बताएंगे, एकदम बने हुए रहना। देख लो डायग्राम पूरा तुम लोगों के लिए लेके आया हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो एकदम बने हुए रहो। चलो चलते हैं। देखो जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, तुमको अगर कोई डिफिनेशन पूछ देगा तो भाई बताओ हमको अब लाइफ प्रोसेस चैप्टर मतलब होता क्या है, आखिर हमको बताओगे तब ना हम समझेंगे हर चीज। तो पहला तुम्हारा पॉइंट है कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है, इसका तुमको अब बताना है डिफिनेशन, ठीक है। तो देखो बायोलॉजी में बहुत सारा चीज का डिफिनेशन तुमको, मीनिंग तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें तुमको हर चीज याद रखना पड़ेगा। इसमें तुमको कॉन्सेप्ट वगैरह जो है, जो फैक्ट है, उसको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो चलो, जो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस का क्या मेन अगर तुमको कह देगा डिफिनेशन लिखने के लिए, तो दिस आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस। कितना इजी है। देखो कोई भी मनुष्य को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई भी हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वाटर में हो, चाहे तुम्हारा लैंड में हो, चाहे तुम्हारा कहीं पे भी हो, चाहे हम ही लोग ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो हम लोगों को जीने के लिए, जो हम लोगों को बॉडी मेंटेनेंस करने के लिए, मतलब अपने पूरे शरीर को, चाहे वो इंसेक्ट का शरीर हो, चाहे वो किसी जानवर का शरीर हो, चाहे वो हमारा शरीर हो, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हर किसी को लाइफ प्रोसेसेस से जूझना पड़ता है। मतलब लाइफ प्रोसेसेस के मतलब सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, नहीं तो वो कैसे मेंटेन कर पाएगा। तो वो लाइफ प्रोसेसेस का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, अपने बॉडी को मेंटेन करके, ठीक है। तो अपने जीने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये जो परफॉर्म फंक्शन है, जो तुम्हारा जीवन जीने के लिए जरूरी है, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। एकदम याद रहेगा ये, तुम्हारा एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्या होता है, चैप्टर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड न्यूट्रिशन, देखो क्या सब इसमें आता है, क्या क्या सब इसमें शामिल है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ईटीसी, बहुत सारा चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मेंशन मैंने नहीं किया। जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में, वही तुमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और उससे ज्यादा तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में बस तुम्हारे लिए बहुत काफी है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है बाबू, देखो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हम मान लिए लाइफ प्रोसेसेस में इंक्लूड होता है न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है, न्यूट्रिशन मतलब ये दो मोड्स को, दो तरीके को इन्वॉल्व करता है। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीका है, ऑटोट्रोपिक है एंड हेट्रोट्रोपिक है। एकदम याद रखना बाबू कि ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक में तुमको आएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, ठीक है, कि ऑटोट्रोपिक क्या होता है और हेट्रोट्रोपिक क्या होता है, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान रखना है ये सब चीज।
अब देखो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है। देखो ये सारा चीज तुम्हारा की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एज ए डिफिनेशन मैंने नोट्स तैयार करके तुम लोगों के लिए लाके रखा है ताकि तुम लिखते भी चलो मेरे साथ, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल करने वाला है। इससे ज्यादा बेस्ट तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस क्या है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। देखो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट मतलब जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो अपने फ्रूट्स को बनाते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ किस चीज का मदद लेकर के, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर का हेल्प लेकर के अपने फ्रूट्स को बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एकदम ध्यान देना है तुमको, ये चीज लिखना ही पड़ेगा फोटोसिंथेसिस का अगर आ रहा है डिफिनेशन तो क्लोरोफिल को तुम मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन एनी हाउ तुम क्लोरोफिल लिखना ही है, तभी तुम्हारा जाकर के ये सही होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन। तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, सनलाइट को लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जो आता है मेन पॉइंट इसमें फिर से कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ठीक है। तो क्या सब रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस, तो ठीक है प्रोसेस कर पा रहा है, हरे भरे जितने पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल उसमें क्या है भैया बताइए हमको। तो रॉ मटेरियल कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक वाटर है, बस याद रखना है CO2 एंड H2O, ठीक है, CO2 एंड H2O, दीज आर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया ना। अब देखो तुम्हारा क्या कह रहा है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। एकदम तुमको याद रखना है कि साइट फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, एकदम तुमको ध्यान में रखना है, समझ में आ गया। जो कि लीफ में होता है, जो कि पत्ते में होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, पत्ते में होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन है ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो वही चीज जो इन द प्रेजेंस ऑफ हम लोग क्लोरोफिल और वाटर बोले, तो वही चीज है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। मतलब उस फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में है, जो कि पत्ते में होता है। लेकिन वो जो पत्ता में होता है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन किया रहता है किस चीज को अपने अंदर समाये रहता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को समाये रहता है, जो कि हेल्प करता है किस चीज को करने में, फोटोसिंथेसिस को करने में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ में आ गया ना। अब देखो तुम्हारा मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में लिखने के लिए आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मेरे टाइम में बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया था फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखने के लिए। तो ये जो फोटोसिंथेसिस के बारे में 3 पॉइंट है ऊपर में, और मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसको पूरा लिख दोगे पक्का गारंटी 4 नंबर मिल जाएगा, गारंटी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो मेन इवेंट सब क्या है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल तुम्हारा पहला है मेन इवेंट, ठीक है। क्या सब हो क्या रहा है, क्या घटना घटित हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है, एनर्जी, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। समझ में आ गया, एब्जॉर्ब मतलब सोख ले रहा है लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के द्वारा, समझ में आ गया। अब देखो क्या है दूसरा तुम्हारा क्या इवेंट हो रहा है, पहला इवेंट तुम्हारा ये था, दूसरा इवेंट तुम्हारा बाप हो रहा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब अब क्या हो रहा है, पहला था कि एब्जॉर्प्शन हो रहा था लाइट एनर्जी का किस चीज के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा तुम्हारा कन्वर्जन हो रहा है जो कि लाइट एनर्जी के केमिकल एनर्जी में हो रहा है, ठीक है, कन्वर्ट हो जा रहा है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और तुम्हारा एक और इवेंट हो रहा है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कोई पूछेगा क्या सब हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है बाय क्लोरोफिल, दूसरा हो रहा है लाइट एनर्जी तुम्हारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तीसरा तुम्हारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आ गया, हाइड्रोजन H2 एंड O2, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ CO, यहाँ पे याद रखना CO का रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया ना, एकदम इस पॉइंट को याद रखना, एकदम बहुत इजी है, ठीक है। मैंने अभी तक तुमको इतना बताया, ठीक है, लेकिन बताते बताते पूरा पहले से भी हमको ध्यान में था, लेकिन अब लाइन बाय लाइन फिर से याद हो गया, ठीक है। तो तुम इस नोट्स को एक बार रीड आउट करोगे, गारंटी के साथ दे रहा हूँ, तुमको भी ऐसा ही लगेगा कि हम सब चीज पढ़े हुए हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह का नोट्स को प्रिपेयर किया तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या है स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या है बाबू, स्टोमाटा द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा एक टाइनी पोर्स है, पोर्स होता है, ठीक है, पत्तों में छोटा छोटा पोर्स होता है, तुम जाके देखोगे गौर से किसी भी पत्ते को, पेड़ पौधे के किसी भी पत्ते को जाकर तोड़ के देखना, ठीक है, जो तुम्हारा फूड प्रिपेयर कर सकता है उस तरह के पत्ते को देखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना सा पत्ता, इतना सा पेड़ है दूसरा पत्ता को देख रहे हैं, ठीक है, उसमें भी होगा लेकिन उसमें कुछ दिखेगा नहीं फिलहाल के लिए। तो थोड़ा बड़ा पेड़ को पत्ता जाके तोड़ना, उसका देखना कि टाइनी पोर्स उसमें दिखेगा तुमको, जो कि सरफेस ऑफ लिप्स में होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ द गैस क्या हो रहा है यहाँ पे तुमको, एक्सचेंजेस स्टोमाटा पे क्या हो रहा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, तुमसे पूछेगा फंक्शन ऑफ स्टोमाटा लिखने के लिए, तो FN मतलब फंक्शन, तो फंक्शन पूछेगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा। एकदम तुमको याद रखना है कि स्टोमाटा का एक बहुत बड़ा हेल्प है, जो कि बहुत ही बड़ा योगदान देता है किस चीज को करने में, ट्रांसपीरेशन को करने में, जो कि स्टोमाटा के द्वारा होता है, और एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो कि स्टोमाटा के द्वारा होता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं, जो इन्वायरमेंट में गैसेस है और जो पेड़ के अंदर में है, ठीक है, वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तुमको दिख नहीं रहा है लेकिन वो हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो
वो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है पेड़ पौधे का, वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, और एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस भी स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। समझ में आ गया? याद हो गया होगा, एकदम गारंटी से कह रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब चलो चलते हैं, हमारा जो एक और फंक्शन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। और याद रखना, स्टोमाटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है, बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल हो रहा है, तो ये बंद होना खुलना जो है ना, जो फंक्शन किसका है, गार्ड सेल करता है। ये चीज गार्ड सेल करता है, याद रखना। अब देखो, तुम्हारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में आया था उस समय, आया था ना बाबू, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है भाई? तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के हैं। तो होलोजोइक है, जिसमें कि तुम्हारा एमोइबा और एनिमल्स सब आता है, ठीक है, और सैप्रोफाइटिक है, जिसमें कि तुम्हारा फंगीज आता है, ठीक है, और पैरासाइटिक है जो कि तुम्हारा कसकटा है, और टिक्स एंड माइट्स आता है। ये सारा तुम्हारा पेड़ पौधा है, जो कि होलोजोइक में अमीबा एंड एनिमल्स आते हैं, सैप्रोफाइटिक में तुम्हारा फंगीज एंड पैरासाइटिक में कसकटा, टिक्स एंड माइट्स आते हैं। समझ में आ गया होगा, एकदम याद हो जाना चाहिए, ये सारा एग्जांपल्स एकदम जरूरी है याद रखना। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में तुमको कह देगा लिखने के लिए, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में तुम लोग क्या बताओगे? ठीक है, ये सब देखो हम इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारा ये सब टर्म्स है, एकदम पता रहना चाहिए। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में एकदम मूल मंत्र है ये सब की कॉन्सेप्ट, जो तुम्हारा टर्म्स, वैल्यूबल टर्म्स है, ठीक है, तो इस सब चीज के बारे में एकदम पता एकदम होना चाहिए। ठीक है, एकदम याद होना चाहिए, एकदम एग्जाम में यही डिफिनेशन दे देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या करोगे फिर, डिफिनेशन इसलिए आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस नोन एज सूडोपोडिया। एकदम याद रखना कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है, जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और एक्सटेंशन है। ठीक है, एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन है अमीबा के मतलब सरफेस पे, जो कि फूड उसको लेते हैं बाहर से, जो कि टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन है। ठीक है, जो कि एक्सटेंशन करके अपना फूड को ले लेता है अपने सरफेस से, सेल सरफेस से। ठीक है, जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। एकदम तुमको ध्यान रखना है, सूडोपोडिया होता है उसका नाम, जिसको एज ए सूडोपोडिया तुम कह सकते हो। कोई कहेगा कि न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है अमीबा में, क्लास में मैम खड़ा करके पूछ देगी कि कैसे हो रहा है बाबू बता दो, अमीबा में कैसे हो रहा है न्यूट्रिशन, या कोई सर पूछ देंगे क्लास में, तुरंत बोलना है कि सूडोपोडिया के द्वारा हो रहा है। ठीक है, सूडोपोडिया के हेल्प से न्यूट्रिशन अमीबा अपना कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है, विच फ्यूज, तो कैसे कर रहा है सूडोपोडिया, जो कि तो कैसे कर रहा है, आप पूछ देंगे सर लोग या मैम लोग, तो क्या बोलना है, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। कैसे कर रहा है, बाय फ्यूजिंग, फ्यूज हो रहा है फूड पार्टिकल के ऊपर, और फिर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सूडोपोडिया हेल्प करता है अमीबा के न्यूट्रिशन में। समझ में आ गया ना? तो कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि नाम है सूडोपोडिया, ये सब चीज, तो ये सब चीज कोई उपाय नहीं है, एकदम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सूडोपोडिया को तुम क्या याद नहीं रखोगे, अब उसका कोई उपाय है बाबू? अरे कोई उपाय है, तुम्हें बताओ। वो तो तुम्हारा एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, जो कि अमीबा के न्यूट्रिशन में हेल्प आउट करता है, न्यूट्रिशन करने में। तो कुछ कुछ टर्म्स वगैरह हैं तो तुमको याद रखना पड़ेगा, बायोलॉजी में तुमको ये सब टर्म्स से तो फैमिलियर होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा क्या कह रहा है, इन ह्यूमन, मनुष्य में डाइजेशन बिगिन फ्रॉम द माउथ एंड गेट्स कॉम्प्लिकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो हम लोग का जो खाना खाते हैं एकदम नॉर्मल सा बात लिखा है, ठीक है, जो तुम भी जानते हो उसी को अच्छे से लिख दिया कि हम लोग जो डाइजेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? तो इन ह्यूमन लोगों में, हम मनुष्यों में, ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट होता है, बिग्स मतलब स्टार्ट होना, डाइजेशन बिग्स, BEGINS, ठीक है, तो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ से, और क्या होता है, खत्म होता है, कंप्लीटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के। ठीक है, समझ में आया? स्टार्ट होता है माउथ में और खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के, और फिर उसके बाद जो तुम्हारा मटेरियल था अच्छा वाला, जैसे प्रोटीन हो गया वगैरह, तो वो सारे बॉडी को चला जाता है, और जो सारा चीज मतलब वेस्टेज रहता है वो तुम्हारे रेक्टम के थ्रू एज ए निकल जाता है, वेस्टेज मटेरियल। समझ में आया कि नहीं? तो वो सारा चीज अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और देखो रिस्पिरेशन का डिफिनेशन पूछ देगा कि रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है। तो रिस्पिरेशन मतलब इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रिस्पिरेशन में क्या होता है ना कि हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी का प्रोडक्शन करता है उसको कहेंगे रिस्पिरेशन। समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? दो तरह का मोड्स है रिस्पिरेशन का, एकदम याद रखना। जिस तरीके से बाबू इधर था तुम्हारा न्यूट्रिशन का दो मोड, ऑटोट्रोपिक एंड हाइड्रोट्रोपिक, उसी तरह तुम्हारा इधर है रिस्पिरेशन का दो प्रोसेस, दो मोड्स है, दो टेक्निक है। तो क्या है, एरोबिक है और एनएरोबिक है। समझ में आया कि नहीं? तो अब एरोबिक के बारे में कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे? तो डायरेक्ट लिखना, द रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पिरेशन। डायरेक्ट लिखो, यहाँ लिखा हुआ है ना, एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, यही कि द रिस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रिस्पिरेशन, बस। और द रिस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 के अब्सेंस में जो रिस्पिरेशन टेक प्लेस हो रहा है उसको कहेंगे एनारोबिक। बहुत इजी है ये चैप्टर, ठीक है, बहुत आसान है, एकदम याद हो जाएगा। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं कि देखो, इट इन्वॉल्व द पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग का मनुष्य का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे चलता है? तो हम लोग के अंदर एक रिस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा सेटअप है, जिसमें कि हम लोग का एयर पास आउट होता है। ठीक है, सारा चीज हम लोग को देखने वाले हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम से समझने वाले हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कोई पूछेगा तो कैसे तुम उसको एक्सप्लेन करोगे, या फिर लिखना आ जाएगा एग्जामिनेशन में, बाबू हम वही चीज को उठाए हैं जो डायरेक्ट तुम्हारे एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आएगा। ये मत बोलना कि भैया आपने ये चीज छोड़ दिया, ठीक है। वो जो चीज उतना कंपल्सरी नहीं है, जो तुमने पढ़ा होगा खुद भी या फिर क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको खुद तुम याद रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो एग्जामिनेशन में एकदम गारंटी है कि आएगा, मैं वो बता दे रहा हूँ, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि फिर बोलना कि भैया ये तो हमको पता ही नहीं था, ठीक है। तो हम कोई चूक नहीं होने देना चाह रहे हैं, ताकि तुम लोग का एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग तुम्हारा क्या सब है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में तुम्हारा इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। एकदम याद रखना है कि इनहेलेशन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सेल कर रहे हैं। एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, इनहेल मतलब सांस लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, लेकिन दो मोड्स में होता है, इसमें भी दो प्रोसेस तुम्हारा मतलब इन्वॉल्व है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब क्या, कैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है दो। क्या सर दो मैकेनिज्म है भाई, इसका दो प्रोसेस है, एक है इनहेलेशन, एक है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन मतलब सांस छोड़ना और इनहेलेशन मतलब सांस लेना। समझ में आया कि नहीं। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के द्वारा हमारे अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। हेमोग्लोबिन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। हेमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। देखो अब हेमोग्लोबिन से रिलेटेड तुमको आ जाएगा लिखने के लिए कि व्हाट इज हेमोग्लोबिन। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है बाबू, याद रखना व्हाट इज हेमोग्लोबिन। तो क्या लिखोगे, हेमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल। एकदम इसका याद रखना क्या होता है, फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये जो हेमोग्लोबिन है ये तुम्हारा किसमें प्रेजेंट होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, याद रखना। विच हैव ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन से बहुत ही ज्यादा लगाव रहता है तुम्हारे हेमोग्लोबिन को। समझ में आ गया ना। अब चलो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड एज डिसॉल्व्ड फॉर्म इन अवर ब्लड। तो याद रखना ये ब्लड से रिलेटेड यहाँ पूरा बात हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको लिखना होगा, जब भी तुमको हेमोग्लोबिन वगैरह में लिखने के लिए आएगा तो तुम लिखना वहां पे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपेरेबल वाटर में बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल होता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज ए डिसॉल्व्ड फॉर्म में, ठीक है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में, जो कि हमारे ब्लड में, ठीक है। इसलिए हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखो बाबू, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। याद रखना बाबू कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारा है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं रिस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। जो तुम्हारे वातावरण में, जो तुम्हारे एनवायरमेंट में, जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं अपना रिस्पिरेशन का प्रोसेस करने में, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं रिस्पिरेशन करने के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन, एकदम याद रखना, कोई पूछ देगा कि भाई एक्वेटिक एनिमल मतलब होता क्या है, तो एक्वेटिक एनिमल का पहले मतलब क्या होता है ये तुम जान लो। एक्वेटिक मतलब ये होता है कि जो एनिमल तुम्हारा पानी में रहता है, ठीक है, एनिमल्स विच लिव्स इनसाइड वाटर, तो जो पानी के अंदर रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, तो उनको कहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसॉल्व जो हो जाता है, ऑक्सीजन का जो तुम्हारा मटेरियल है वो पानी में बहुत ही ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, तो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं अपने रिस्पिरेशन को बनाने के लिए, अपने रिस्पिरेशन को चालू रखने के लिए, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन को, एकदम याद रहना चाहिए, जो कि वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन पाया जाता है, तो उसको यूज करते हैं रिस्पिरेशन के प्रोसेस को करने में। समझ में आ गया ना। अब देखो रिस्पिरेशन इन प्लांट, अभी देखो अभी रिस्पिरेशन का पूरा टॉपिक चल रहा था, तो रिस्पिरेशन के टॉपिक में सारा का हम लोग देखे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का देखे, ह्यूमन बींग्स का देखे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का देखे, ठीक है। तो रिस्पिरेशन इन प्लांट में अब देखो क्या हो रहा है कि गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्टोमाटा इन लिप्स। पहले ही बताया अभी कि जो गैसेस तुम्हारा एक्सचेंज हो रहा है स्टोमाटा के द्वारा, जो कि स्टोमाटा पत्ते में होता है अवेलेबल, तो उस स्टोमाटा के हेल्प से, स्टोमाटा का तुम्हारा डायग्राम भी दिखाएंगे, बहुत अच्छे समझाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है बनाना भी डायग्राम, एकदम डायग्राम की प्रैक्टिस होना चाहिए इस चैप्टर में। 100% होता है कि एक या दो डायग्राम तो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो जितना डायग्राम बता देंगे बाबू उतना तुमको कंप्लीट कर लेना है, उससे ज्यादा बाहर कोई डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है, गारंटी दे रहे हैं। अब देखो तुम्हारा जो रिस्पिरेशन प्लांट हो रहा है वही चीज बताया कि गैसेस जो तुम्हारा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू। तो ये जो लेंटिकल्स है इन स्टीम, याद रखना एक टर्म है, कोई पाए नहीं, याद रखना पड़ेगा तुमको। लेंटिकल्स इन स्टीम होते हैं, जो कि लेंटिकल्स होते हैं स्टीम्स में, ठीक है, स्टीम्स में लेंटिकल्स होते हैं, और जनरल सरफेस ऑफ द रूट एंड ट्रांसपीरेशन। तो रिस्पिरेशन कैसे करता है प्लांट, तो कितना सारा मेथड है देखो। जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है स्टोमाटा के द्वारा, उसके द्वारा रिस्पिरेशन हो रहा है। उसका स्टीम्स, जो उसका स्टीम्स में, जो उसका स्टीम्स में तुम्हारा लेंटिकल्स है, उसके थ्रू भी वो रिस्पिरेशन कर रहा है। और जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स, जो तुम्हारा रूट्स है सॉइल के नीचे या फिर सॉइल के ऊपर, जो कभी कभी देखने को तुम्हें मिलता है, कुछ कुछ रूट्स दिखते रहता है हमारे जमीन के ऊपर भी, तो वो रूट्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को रिस्पिरेशन करने में। और ट्रांसपीरेशन भी एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स को रिस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। तो कितना था, स्टोमाटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लेंटिकल्स के द्वारा जो कि स्टीम्स में होता है, जनरल सरफेस जो तुम्हारा रूट्स पे अवेलेबल होता है,
तो उससे भी हो जाता है। फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है, उसके द्वारा भी होता है। अब हम लोग चल रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इन ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है सर्कुलेटरी मीडियम को। सर्कुलेटरी मीडियम मतलब क्या होता है भैया, तुम पूछोगे सर्कुलेटरी मीडियम मतलब क्या होता है, तो कोई डरने का बात नहीं है, एकदम सब चीज हमें मेंशन करके रखे हैं, कोई घबराने का बात नहीं है। सर्कुलेटरी मीडियम मतलब होता है तुम्हारा ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ को कहते हैं तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ह्यूमन बींग्स में कंसिस्टेड रहते हैं, तुम्हारा पार्ट है ये का सर्कुलेटरी सिस्टम का। और फिर ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या सब आते हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। एकदम याद रखना है कि ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम में क्या सब आ गया, ब्लड एंड लिम्फ, और ब्लड वेसल्स में क्या गया, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। समझ में आ गया। और लास्ट एक और है हार्ट। हार्ट भी तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। समझ में आ गया ना। अब देखो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड तुम्हारा एक पॉइंट है कि ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन, कैसे डबल सर्कुलेशन होता है यहाँ, देखो इसमें क्या होता है ना कि ब्लड वन इज ऑक्सीजनेटेड एंड वन इज डीऑक्सीजनेटेड, ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। देखो अगर एक कंप्लीट साइकिल तुम कर रहे हो, मतलब तुम्हारा जो हो रहा है प्रोसेस, एक कंप्लीट साइकिल के प्रोसेस में 2 बार, ठीक है, सब चीज होता है, इसलिए डबल सर्कुलेशन को कहा गया है, ठीक है। कैसे हो रहा है, एक बार ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और एक बार डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। तो ट्वाइस होता है इन द हार्ट, इसलिए कहा जाता है कि हमारे ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। समझ में आया। अब प्लूमेनरी सर्कुलेशन क्या होता है, प्लूमेनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड तुमको आ सकता है, एक टर्म है, बहुत ज्यादा क्लास में पूछे जा सकते हैं। प्लूमेनरी सर्कुलेशन होता है ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। समझने की कोशिश करो, ब्लड जो तुम्हारा है वो मूव्स कर रहा है हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग्स के ओर जा रहा है ब्लड, और बैक हो जा रहा है फिर हार्ट के पास। मतलब समझो, हार्ट से लंग के पास जा रहा है और लंग से फिर वापस हार्ट के पास आ जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा ये प्लूमेनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। समझ में आया। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। एकदम याद रखना बाबू, प्लूमेनरी और तुम्हारा सिस्टेमिक में आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा फिर प्लूमेनरी का कि ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तुम्हारे हार्ट से लंग्स की ओर, फिर उसके बाद लंग्स से हार्ट के पास आ जा रहा है। लेकिन जो तुम्हारा सिस्टेमिक में क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफर हो रहा है हार्ट से डायरेक्ट रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट्स में, और फिर बॉडी से हार्ट के पास आ जा रहा है, ठीक है। मैं समझने की कोशिश करो, प्लूमेनरी में तुम्हारा ब्लड हार्ट से लंग्स की ओर जा रहा था और लंग्स से फिर हार्ट की ओर आ रहा था, लेकिन सिस्टेमिक में तुम्हारा ब्लड मूव्स कर रहा है हार्ट से रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट्स में, और फिर बॉडी पार्ट से वापस आ जा रहा है तुम्हारे हार्ट के पास, ठीक है। दोनों प्रोसेस में बैक हो रहे हैं हार्ट के पास, एकदम याद रहेगा। अब देखो ब्लड के बारे में लिखना आ जाएगा, तो ब्लड के बारे में क्या लिखोगे, ब्लड इज ए फ्लूइड एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड क्या है बाबू, एक फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। इट कंप्राइजेस 4 कंपोनेंट, इसमें 4, एकदम ये पूरा लाइन लिखना होगा। अगर ब्लड के बारे में तुमसे पूछ दिया व्हाट इज ब्लड, ठीक है, तो पूरा लिखना पड़ेगा। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज जिसमें कि इट कंप्राइजेस 4 कंपोनेंट, जिसमें कि 4 कंपोनेंट होते हैं, जो कि प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हो गया तुम्हारा, और फिर डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और प्लाज्मा, और फिर आरबीसी और तुम्हारा डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हो गया। अब देखो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ उधर हम लोग सुने थे, लिम्फ एंड, देखो इधर हम लोग सुने थे, याद रखना। इधर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में देखे थे कि सर्कुलेटरी मीडियम में लिम्फ एंड तुम्हारा ब्लड आता है। तो लिम्फ का मतलब क्या होता है, लिम्फ इज ए येलोइश फ्लूइड। एकदम याद रखना बाबू, लिम्फ का एकदम डिफिनेशन आता है, मेरे टाइम में पीरियडिक टेस्ट में टीचर ने पूछ दिया था कि व्हाट इज लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है बाबू, लिम्फ इज ए येलोइश फ्लूइड दैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये कि येलोइश फ्लूइड है, ठीक है, गाढ़ा जैसा फ्लूइड है, ज्यादा भी गाढ़ा नहीं लेकिन है, सेमी फ्लूइड है, जो तुम्हारा दैट स्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी, जो कि स्केप हो जाता है ब्लड कैपिलरीज से इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो कि जो भी इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसमें जाकर के ब्लड कैपिलरीज इससे स्केप हो जाता है, ठीक है। और लिम्फ के बारे में एक चीज और पॉइंट है, लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। याद रखना, एकदम मेन फंक्शन पूछ देगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ्स, एकदम याद रखना। फंक्शन ऑफ लिम्फ्स क्या है, फंक्शन भाई, लिम्फ है क्या, इसका उपयोग क्या है, तो फंक्शन क्या है कि इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट, टिश्यूज से, जितने भी टिश्यूज हैं उनसे तुम्हारे हार्ट के पास वो फ्लो करता है और असिस्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन को। असिस्ट मतलब सहयोग करना, ठीक है। तो असिस्टिंग कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन को तो सहयोग कर ही रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे कोई भी मटेरियल तुम्हारे बॉडी के अंदर, तो उसमें लिम्फ सहयोग करता है, ठीक है। और तुम्हारा डिस्ट्रॉइंग जर्म्स मतलब जितने भी बैक्टीरिया और कीटाणु वगैरह तुम्हारे हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के दरमियान में उनको दिखते हैं लिम्फ्स को, वो सारा डिस्ट्रॉय करता है, उसको खत्म करता है, ताकि तुम्हारे बॉडी को हार्म ना पहुंच सके। समझ में आ रहा है, यही तुम्हारा काम है लिम्फ्स का बाबू, फंक्शन ऑफ लिम्फ्स यही है, समझ में आ गया ना। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अकर्स वाया जाइलम एंड फेलम। एकदम याद रखना बाबू, ठीक है। अब कोई कोई बच्चा इसको फेलम पढ़ता है, ठीक है, तो फेलम है ये, ठीक है, समझ में आया ना। तो जाइलम एंड फेलम से तुमको डिफरेंसेस एकदम आते हैं एग्जामिनेशन में बाबू, बहुत सारी मैडम रहती है क्लास में जो कि एग्जामिनेशन में पूछी देती है इसका डिफरेंशिएशन, तो एकदम इसको तुमको जाइलम और फिल्म का पता रहना चाहिए कि क्या होते हैं, समझ में आया ना। नहीं तो
भाई कुछ भी लिख के आता ना गलत सलत, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, बता दे रहे हैं क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स में किसके द्वारा होता है, जाइलम और फेलम के द्वारा होता है। प्लांट्स में हो रहा है ये चीज, बात याद रखना, प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन अब हम लोग जान रहे हैं। तो जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट। मतलब जाइलम जो तुम्हारा है वो हेल्प आउट करता है क्या चीज को कैरी करने के लिए, क्या चीज को वो लेके आता है प्लांट में, तो मिनरल्स को और वाटर्स को, H2O वाटर्स को और मिनरल्स जितना भी है, ठीक है, जाइलम इसको कैरी करता है। और रूट्स से लेकर के अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जितने भी नीचे से लेकर के जितना भी ऊपर का जो अदर पार्ट्स है, ब्रांचेस है, तो पत्ते पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, उनमें जाकर के वो पूरा मिनरल्स एंड वाटर को प्रोवाइड करता है। जाइलम का यही काम है, ठीक है। अब देखो फेलम क्या करता है, फेलम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जाइलम वाटर और मिनरल्स को कैरी कर रहा था रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, और फेलम क्या कर रहा है, फूड्स को, भोजन को। अरे भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तुम्हारा प्लांट, ठीक है, तो उसको भी भोजन चाहिए जीवन रहने के लिए ना, खाली उसको पानी दे दोगे, ठीक है, तो कैसे उसका विकास होगा, ठीक है। तो कैसे तुमको फिर वो जा करके मन चाह जब तुम चाहोगे तो फल फ्रूट्स वगैरह सब चीज दे पाएगा अच्छा खासा। तो इसलिए तुमको फूड जरूरी होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है फेलम के द्वारा टू द अदर वेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसलिए फेलम फूड्स को कैरी करता है, जो कि लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक तुम्हारा भोजन को पहुंचाता है, ठीक है ना। तो फेलम का ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन था एज कंपेरेबल टू जाइलम से, ठीक है। तो तुम इसको लिखना जरूर वहां पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के आ जाना, समझ में आया। अब देखो तुम्हारा ट्रांसपीरेशन है, ट्रांसपीरेशन का तुम समय हम लोग सुने थे कि ट्रांसपीरेशन भाई क्या है, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन का चर्चा आया था, तो सोच रहे हो कि भैया ट्रांसपीरेशन का हमको डिफिनेशन ही नहीं बताया, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन का बाबू अब डिफिनेशन बता रहे हैं तुमको, इधर साइड सारा चीज हम मेंशन करके रखे हैं भाई, जो तुमको जरूरत है एकदम हर चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। याद रखना भाई, एकदम बहुत इजी डेफिनेशन दिए तुमको कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि प्लांट्स अपने पानी को छोड़ता है इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, अपने वाटर को मतलब थ्रू आउट करता है इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। मतलब पानी निकलता है पेड़ से, पेड़ पौधे से, लेकिन पानी कैसे निकलता है, इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, भाप के रूप में निकल जाता है और सराउंडिंग में चला जाता है, समझ में आया। ट्रांसपीरेशन रिसीव करते हैं। अब ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब फूड फैक्ट्री रिसीव करते हैं, याद रखना, कोई पूछ देगा फूड फैक्ट्री क्या है, तो तुम्हारा लीव्स जो है वो एक फूड फैक्ट्री का काम करता है बाबू, जो कि फूड फैक्ट्री से तुम्हारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में तुम्हारा फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया ना, ट्रांसलोकेशन इसे कहेंगे, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तुम सुनो क्या होता है, तो एक्सक्रीशन के बारे में जान लो। एक्सक्रीशन का डिफिनेशन मेनली पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये क्या, ये एक प्रोसेस है रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज, जो कि तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे कचरे कूड़े कचरे जमा हो जाते हैं, खाना पीना तुम खाते हो या कोई वेस्टेज मटेरियल है, उसको एक्सक्रीशन के जरिए बाहर किया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन सिस्टम अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी। तो हमारे बॉडी में जो ह्यूमन बींग्स के बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, इसमें क्या सब तुम्हारा पार्ट होता है, किडनी, जो कि हेल्प करता है तुमको यूरिन करने में, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर भी तुम्हारा जो है ये जो पार्ट है बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये भी बहुत ज्यादा, सारा का डायग्राम तुमको भी दिखाने वाले, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज्यादा जरूरी है, और यूरेटरा ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है, जो कि तुमको एक्सक्रीशन करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये तुम्हारा जो भी पार्ट्स है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, मतलब पेयर ऑफ यूरेटर और किडनी, ये तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, समझ में आया कि नहीं। अब किडनी क्या है भाई, किडनी है रिमूव्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसका सारा मीनिंग बता के रखे हैं भाई हम, ठीक है। किडनी क्या है, किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, याद रखना। फंक्शन ऑफ किडनी पूछेगा, किडनी क्या करता है भाई, तो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो भी कूड़ा कचरा है, ठीक है, ब्लड में, उसको पूरा एकदम वो क्लियर करता है, क्लीन करता है, ठीक है, हटाता है, रिमूव करता है वेस्टेज प्रोडक्ट को तुम्हारे खून से, समझ में आया। दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, एकदम याद रखना, एकदम याद। लीवर के पास ही नीचे दोनों साइड, लीवर के नीचे भी एक रहता है किडनी, और लीवर के इधर साइड रहता है, क्यों रहता है, ताकि बाबू जो लीवर के द्वारा एक हार्मफुल वेस्टेज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, मतलब बॉडी के द्वारा जो यूरिया जो तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है लीवर में, तो इसी यूरिया को रिमूव करने के लिए, इसी यूरिया के वेस्टेज को रिमूव करने के लिए किडनी का हेल्प लिया जाता है बॉडी के द्वारा। तो बॉडी किडनी का हेल्प लेकर के उस पूरे यूरिया को रिमूव करती है और तुम्हारे वेस्ट मटेरियल एज ए वेस्ट मटेरियल यूरिया को थ्रू आउट करते हैं तुम्हारे बॉडी से, समझ में आया कि नहीं। अब नेफ्रॉन का मतलब क्या है, नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एकदम याद रखना है, किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। बहुत बच्चा एकदम भूल जाता है, एकदम हमको याद आ गया ये चीज कि मेरे क्लास में एक टाइम हो रहा था क्या कि टीचर खड़ा करके सबसे पूछ रही थी कि भाई क्या होता है नहीं होता है, तो याद आया कि मेरे बगल में जो बैठा हुआ था डायरेक्ट उससे पूछे मैम कि नेफ्रॉन क्या होता है। अब बंदा को कंफ्यूज हो गया, बंदा को याद ही नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है, तो लग गया उसको एक छड़ी, सच कह रहे 10th क्लास में उसको छड़ी लग गया, एक छड़ी लग गया। हम लोग की मैम थोड़ा स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, तो एक छड़ी उसको लग गया, लिटरली कह रहे, तो वो जो एक छड़ी लगा तो उस दिन के बाद से वो सुधर भी गया। लेकिन तुमको पता रहना चाहिए कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा यूरिन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, तो तुम जानते होगे कि यूरिन बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर निकालना हमारे बॉडी से, ठीक है। तो यूरिन इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप्स को,
3 इसका स्टेप्स है। कैसा कैसा स्टेप्स है? तो पहला है ग्लोम रूलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, पहला तुम्हें रखना तुमको ग्लोम रूलर फिल्ट्रेशन तुम्हारा है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है एंड सिक्रेशन है। याद रखना बाबू, यूरिन तुम्हारा 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व रखता है, जो कि पहला है ग्लोम रूलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करता है, ग्लोम रूलर फिल्ट्रेशन है, फिर ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन, एकदम ये सब टर्म याद रखना चाहिए, और सिक्रेशन, ठीक है। अब हेमोडायलिसिस क्या है? हेमोडायलिसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। लास्ट टॉपिक है तुम्हारे एनसीईआरटी का, एकदम लास्ट में तुम्हारा दिया होगा एक डब्बा करके तुमको हेमोडायलिसिस का पूरा चीज लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो मोटा मोटी जान लो कि हेमोडायलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा इसका पूरा प्यूरिफाई किया जाता है ब्लड को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज मेंट फॉर किडनी फेल्यूर पेशेंट। तो किसके लिए जरूरी है? अब सबके लिए जरूरी है क्या ये हेमोडायलिसिस? नहीं, जिस भी व्यक्ति का, जिस भी इंसान का जो फेसेस कर रहा है, प्रॉब्लम फेसेस कर रहा है, किडनी फेल्यूर का फेसेस कर रहा है प्रॉब्लम, उनको सामना करना पड़ता है किडनी फेल्यूर का। अगर किसी का हो रहा है तो उसको हेमोडायलिसिस के द्वारा तुम्हारा आर्टिफिशियल किडनी लगा करके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। समझ में आया ना? यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का देखा कितना मतलब इजी था, हर एक टर्म इजी था कि नहीं इजी? अगर जो ध्यान से सुनते हुए आ रहा है बिना स्किप किए हुए, गारंटी कर रहे हैं 1 नंबर नहीं कटेगा भाई, चैलेंज दे रहे हैं 1 नंबर नहीं कटेगा। अब देखो तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि तुमको एकदम पता रहना चाहिए, एकदम खोपड़ी में घुसाना चाहिए, ये जो बता रहे हैं, ठीक है, सच बता रहे हैं भाई, ये एग्जाम में आएगा तो आएगा, एकदम आएगा, गारंटी। कैसे आएगा? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन एकदम आते हैं, या फिर एक ये जो फंक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, ये एकदम आते हैं बाबू, ठीक है। कैसे आते हैं? ब्लड वेसल्स के बारे में है कि ब्लड वेसल्स क्या सब इन्वॉल्व करता है, ठीक है, तो फंक्शंस तुमको पूछ देगा कि भाई एकदम एग्जाम में, भाई बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कलेक्ट किया, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वही तुमको बताएंगे ना भाई, क्यों इधर उधर का बात बकवास करना है ज्यादा। तो देखो क्या कह रहा है तुम्हारा, आर्टरीज क्या करता है तुम्हारा फंक्शन, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एकदम पता है तुमको, आर्टरीज क्या कर रहा है? तुम्हारे ब्लड्स को कैरी कर रहा है, जो हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में तुम्हारा फैला रहा है, ठीक है। वेन्स क्या कर रहा है तुम्हारा? दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो वेन्स का फंक्शन तुम्हारा क्या है कि जितने भी जगह बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो कर रहा है उसको पूरा जाके ब्रिंग्स बैक इट बैक करना है हार्ट पे, ठीक है, मतलब हार्ट को फिर से वापस करवाना है वेन्स के द्वारा। वेन्स का यही फंक्शन होता है, जितने बॉडी पार्ट तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है वो तुमको वापस बैक करना है हार्ट को। समझ में आया कि नहीं? मतलब तो आर्टरीज क्या कर रहा है तुम्हारा यहाँ पे, हार्ट से तुम्हारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड को फ्लो करवा रहा था, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से तुम्हारा जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको कैरी करके हार्ट को पहुंचाना, ये तुम्हारा वेन का काम था, ठीक है। कैपिलरीज का क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। एकदम तुमको बाबू याद रखना है कि एक्सचेंज हो रहा है कैपिलरीज, क्या इसका फंक्शन क्या है? ये एक्सचेंज करता है मटेरियल को बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग्स के सेल्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके और ब्लड के बीच में जो मटेरियल्स का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, मटेरियल्स का एक्सचेंजिंग हो रहा है, टेक्स प्लेस होता है अक्रॉस द थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज। ये देखो समझने की कोशिश करो, ये कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज के थिन वॉल पे, ठीक है, बॉडी के अंदर कैपिलरीज होते हैं, उस कैपिलरीज के थिन वॉल पे जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने लगता है ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में, ठीक है, उसी फंक्शंस को करवाने में कैपिलरीज हेल्प करता है, तो उसको कहेंगे तुम्हारा कैपिलरीज का फंक्शन। समझ में आया कि नहीं? पूरा एकदम रट लो, एकदम गारंटी कर रहे हैं, रट एकदम इसको याद कर लेना है, यहाँ पे एकदम घोर के पीछे इसको याद कर लेना है, इस फंक्शन को एकदम लिख दिए, ठीक है। भी आई है, एकदम चांसेस है कि तुम्हारा रिपीट करेगा एग्जामिनेशन, ठीक है। आर्टरीज, आर्टरीज क्या है भाई, और वेन्स क्या है? इसके पीछे डिफरेंशिएट देखो, आर्टरीज दे आर थिक वॉल्ड, वेन्स क्या है तुम्हारा? ये देखो याद रखना, डिफरेंशिएट है, डिफरेंस है बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज होता है थिक वॉल्ड, वेन्स होता है थिन वॉल्ड। आर्टरीज हैव नो valves, वेन्स हैव valves, याद रखना। और आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन। याद रखना कि वेन कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पुल्मोनरी वेन को वो कैरी नहीं कर रहा है। लेकिन आर्टरी क्या कर रहा है? आर्टरी कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी को कैरी नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हारा ग्लैंड्स एंड देयर सेक्रेशन एकदम याद आना चाहिए भाई, एनसीईआरटी का है, एकदम एकदम आता है एग्जामिनेशन में ये चीज, ठीक है, कि कौन से ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहे हैं, तुमको पता रहना चाहिए चीज। सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है भाई? सैलिवरी ग्लैंड तुम्हारा सैलिवा सीक्रेट करता है, जो कि कंटेंट रहता है तुम्हारा कौन से ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहे हैं वो जानना तुम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। सैलिवरी ग्लैंड तुम्हारा सैलिवा को सीक्रेट करता है, सीक्रेट क्या करता है? तो एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसको कहते हैं जाइलिन, ठीक है, जाइलिन, जिसको कहते हैं एनालेज भी कह सकते हो तुम, एनालाइज, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है बाबू? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तुम्हारा सीक्रेट करता है, सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, जो कि हो गया एचसीएल, म्यूकस एंड पेप्सिन। देखो याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड तुम्हारा क्या सब सीक्रेट कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस, एचसीएल, म्यूकस एंड पेप्सिन, ठीक है। लीवर क्या कर रहा है सीक्रेट? बाइल जूस, ठीक है।
इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या कर रहा है, इंटेस्टिनल जूस को कर रहा है सीक्रेट। पेनक्रियाज तुमको क्या सब सीक्रेट कर रहा है, पेनक्रेटिक जूस कर रहा है, विच कंटेंट, जो कि क्या सब पेनक्रेटिक जूस में कंटेंट रहते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, लिपेस हो गया, एमएलिस हो गया। तो ये तीन तो कॉमनली याद रहेगा कि ट्रिप्सिन है, लाइपेस है, एमएलिस है। लेकिन कुछ हार्मोनल इंसुलिन भी ये करता है सीक्रेट पेनक्रियाज, और ग्लूकागोन भी करता है, सोमैटोस्टेटिन भी करता है, और सोमैटोस्टेटिन पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड भी करता है। ठीक है, याद रखना तुमको, ये सब टर्म है जो कि तुमको कुछ कुछ याद रखना चाहिए। कभी भूल जाओगे तो 3-4 तुमको पता रहेगा कि क्या सीक्रेट करना है, तो आराम से लिख दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उस समय एक चीज आया था इंपॉर्टेंट चीज की एरोबिक और एन एरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक और एन एरोबिक का उनको वहां पे मेन डिफिनेशन बताए थे कि एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एन एरोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट तुमको आ सकता है एग्जामिनेशन में, पीरियोडिक में भी। तो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, एनारोबिक इट टेक्स प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तुम्हारा सेकंड हो गया प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आर CO2 एंड H2O। एकदम याद रखना कि एरोबिक में हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है CO2 और H2O, और एनारोबिक में क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वेरी। ठीक है, और तुम्हारा थर्ड में हो गया मोर एनर्जी प्रोड्यूस। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी तुम्हारा प्रोड्यूस होता है, और एनारोबिक में लेस एनर्जी प्रोड्यूस। समझ में आया ना। अब देखो भाई, ये जो तुम्हारा है ना भाई, ये अभी जो बच्चा स्किप करके गया होगा, जो बच्चा इस पार्ट को नहीं देखा है, लिटरली करें वो इस चीज को छोड़ देगा ना, तो एग्जामिनेशन में उसको 4 नंबर जा रहा है, लॉस हो रहा है उसको। क्योंकि इस चैप्टर से ना कुछ आए ना आए, ये चीज ना एग्जाम में आ जाता है। हमको बायोलॉजी में ये भी आया हुआ था, जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो पीरियोडिक टेस्ट में ये दे दिया था टीचर ने कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, उसका स्टेप्स लिखें। एकदम भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आउट है। ठीक, क्वेश्चन आउट है ये भाई, कि ये पीरियोडिक्स में तो आता ही आता है तुम्हारा, और बोर्ड एग्जाम में भी आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, आया भी हुआ है पहले भी। ठीक है, सैंपल पेपर देखोगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा। इन ह्यूमन ईयर्स, पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि इन ह्यूमन में एयर टेक्स द फॉलोइंग पाथ। क्या सब हम लोग का पाथ, एयर किस पाथ को गुजर करके हम लोगों का अंदर एयर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो नोस्ट्रिल्स एकदम याद रखना है, एकदम लाइन से एकदम याद रखना चाहिए, एकदम बाबू लाइन से याद रखना चाहिए कि देखो कैसे याद रखना चाहिए। नोस्ट्रिल्स है एकदम, हमको याद है कि हम लोग की जो टीचर थी ना बाबू, वो लिखने के लिए देती थी ये चीज, अब बोलती थी क्या कि एकदम गलत नहीं होना चाहिए बाबू, सच में। नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज में गया, नेसल पैसेज से फिर फारियांस में गया। ठीक है, फारियांस में, फिर उसके बाद तुम्हारा लैरियांस में गया। ठीक है, फारियांस हो गया तुम्हारा, लैरियांस हो गया, फिर उसके बाद फिर तुम्हारा हो गया ट्रेकिया हो गया, फिर तुम्हारा हो गया ब्रोंकस हो गया भाई, फिर तुम्हारा मतलब प्रोसेस है ये सारा। ठीक है, ये तुम्हें प्रोसेस लिखना ही पड़ेगा। ब्रोंकाइल हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा जाएगा एल्वियोलस में। ये जो तुम्हारा प्रोसेस ऑफ भाई, जो एयर है, जो पाथ एयर ट्रेवल करता है बॉडी के अंदर, ये जो पाथ है, ये पाथ एकदम तुमको पता होना चाहिए, एकदम लाइन बाय लाइन, कोई उल्टा पुल्टा नहीं। ऐसा नहीं एल्वियोलस लिख दिए पहले, ठीक है, ऐसा नहीं कि लारियंस लिख दिए फारियंस के पहले, ऐसा नहीं कि ट्रेकिया को ही सेकंड स्टेप में दे दिया, नहीं, एकदम सीरियली वाइज आता चलेगा। नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फारियंस, लैरियंस, ट्रेकिया, ब्रोंकियस। ठीक है, फिर ब्रैंकोल, फिर उसके बाद हमारा एल्वियोलस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन तुमको जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं, फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन है, ये चीज एकदम पता रहना चाहिए कि 6 CO2 है प्लस 6 H2 है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हम लोग डिफिनेशन में भी देखे थे, तो इसलिए एरो के ऊपर क्लोरोफिल, एरो के नीचे सनलाइट देना जरूरी है। ये चीज दर्शाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कंप्लीट किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं। CO2 प्लस H2O क्या बना रहा है, 6H12O6 प्लस 6O2, ये चीज बना रहा है, याद रखना। ठीक है, और अपवार्ड एरो भी यहाँ पे देना जरूरी है। ठीक है, और देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का तुम्हें आता है भाई, ये स्टेप लिखने के लिए लिटरली कर रहे हैं, एकदम याद कर लो, एकदम रट लो, एकदम कहेंगे तो पूरा रट लो कि कैसे हो रहा है। ग्लूकोज से जा रहा है पायरूवेट में, फिर उसके बाद यहाँ से निकला, फिर गया एब्सेंस ऑफ O2, फिर लैक ऑफ O2, फिर प्रेजेंस ऑफ O2। तो एब्सेंस ऑफ O2 में CO2 प्लस इथेनॉल प्लस एनर्जी बनाया, लैक ऑफ O2 में तुम्हारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाया, फिर प्रेजेंस ऑफ O2 में तुम्हारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाया। और एब्सेंस ऑफ O2 किसमें होता है, इन यीस्ट में होता है, याद रखना, इन यीस्ट में होता है। लैक ऑफ O2 क्या होता है, इन मसल सेल में होता है। और प्रेजेंस ऑफ O2 किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, याद रखना बाबू। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है बाबू, जो मैंने मेंशन करके रखा है, एकदम इस डायग्राम से बाहर कुछ भी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। तो एकदम इस सब चीज को तुमको याद रखना है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीव्स, लीव्स का जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है एकदम बनाने आ सकता है। अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर है किसी भी स्कूल में, ठीक है, किसी भी स्कूल के स्ट्रिक्ट टीचर हैं तो वो क्रॉस सेक्शन दे देंगे लीव्स का बनाने के लिए। तो भाई ये चीज एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, जो डायग्राम्स वगैरह है। ओपन एंड क्लोज स्टोमाटल पोर, एकदम याद रखना। ये तुम्हारा क्या है, ओपन है स्टोमाटा, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्लोज स्टोमाटा है। ठीक है, तो क्लोज एंड ओपन का कैसा दिख रहा है, देख लो, यही होता है तुम्हारा गार्ड सेल, ये होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, स्टोमाटल पोर, ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ये सारा चीज एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन हेड देख लो, क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन हेड भी तुमको बनाने आता है एकदम। ये 5 मार्क्स का डायग्राम तो रहता है ये भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, एकदम तुमको लेवल करना जरूरी है। लेवलिंग इज
कंपल्सरली कंपल्सरली है भाई, कंपल्सरली इसलिए कह रहे हैं कि लेवलिंग नहीं करोगे तो 2 नंबर भी शायद मुश्किल है टीचर तैयारी आगे नहीं देगा, ठीक है, गलती है पूरा तुम्हारा, मान के चलो तो, क्योंकि भाई नंबर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। लेवलिंग एकदम याद रखना है कि कैसे किधर क्या हो रहा है, राइट एट्रियम इधर है, लेफ्ट इधर हो जाएगा, इंफीरियर वेना कवा इधर है तो फिर इधर ही रहेगा एक, क्योंकि इधर साइड ही एक ही इसका पाथ है इंफीरियर वेना कवा का। और फिर उसके बाद तुम्हारा राइट वेंट्रिकल इधर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल इधर रहेगा, पुलमोनरी आर्टरी इधर साइड से, पुलमोनरी आर्टरी का तुम्हारा इधर से पाथ चल रहा है, ठीक है, सुपर वेना कवा का तुम्हारा इधर से पाथ चल रहा है, फिर आरोटा है तुम्हारा यहाँ पे। तो ये सब चीज एकदम याद रखना है तुमको, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट तुमको पता रहना चाहिए, लाइफ में बहुत काम आने वाला है। भविष्य में अगर तुम नीट के लिए प्रिपरेशन करोगे, एमबीबीएस बनना चाहते हो, तो ये तुम्हारा एकदम जुबान पे होना चाहिए कि किधर क्या है, इधर है क्या है, इधर क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, समझ में आया, हार्ट में समझ में आया कि नहीं। अब ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या है कि ये चीज तुम्हारा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नेसल पैसेज इधर है, माउथ कैविटी, फेरियंस, रेडियंस यहाँ पर रहता है, ट्रेकिया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे है, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रोंकाई है इधर साइड देख लो, फिर ब्रोंकुलस इधर साइड है तुम्हारा, एल्वेओली सैक तुम्हारा यहाँ पे रहता है, फिर डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम का काम पता है क्या है, वो उठता है फिर झुकता है, ठीक है, हेल्प आउट कर रहा है तुमको इनहेल करने टाइम, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और अब देखो तुमको यहाँ पे क्या है, रिप्स रिप्स एकदम तुमको याद रखना है, लंग्स तुमको इधर साइड ध्यान रखना है, तो सारा ये सब जो लेवलिंग है, लेवलिंग करना जरूरी है कोई भी डायग्राम बनाओगे तो, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का तुम्हारा ये पूरा डायग्राम है एकदम, एलिमेंट्री कैनल तो बच्चा से लोग पढ़ते हुए आ रहा है, ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना है भाई कहाँ क्या है, टंग है, बकल कैविटी, ओसोफेगस को ही कहते हैं फूड पाइप, ठीक है, लेकिन अब फूड पाइप तुम लिखना बंद करो, समझ में आया कि नहीं, अब ओसोफेगस ही लिखोगे ना, ओसोफेगस स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो GULLET गुलेट लिख देना, ठीक है। ओसोफेगस का मतलब होता है गुलेट, गुलेट का मतलब होता है फूड पाइप, मतलब ओसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप, लेकिन फूड पाइप पुराना लगता है भाई, बच्चा के जमाने में हम लोग पढ़ते थे फूड पाइप लिखते थे, ठीक है, ओसोफेगस लिखो अच्छा लगता है, ठीक है। डायफ्राग्राम ये तुम्हारा है, ग्लोबल ब्लैडर तुम्हारा यहाँ पे, लीवर है, पेंक्रियाज है, अपेंडिक्स है, एनस है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमच है, एकदम सेम वही एलिमेंट्री कैनल है जो हम लोग बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, साइंस में पढ़ते थे, याद आ रहा है में 5 क्लास 4 क्लास में, आई थिंक मेरे भाई के 4 क्लास में था ये चीज, ठीक है। अब चलो एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी का देखो एक्सक्रीटरी यूनिट क्या सब है, ठीक है, रेनल आर्टरी है, वेन्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट, ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये वाला भी आना चाहिए, ये हमको याद है कि 2 नंबर का ना सेकंड पीरियोडिक टेस्ट में मैडम ने ये चीज दे दिया था हम लोगों को, तो ये भी तुमको डायग्राम याद रहना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा रहता है। मैंने जो डायग्राम दिया है भाई वो एकदम कंपल्सरी है, एकदम तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तुम्हारा है एकदम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में राइट रेनल आर्टरी इधर है, लेफ्ट किडनी इधर साइड है, राइट किडनी इधर साइड है, अरोटा इधर साइड है, वेना केवा इधर है, यूरेट्रा इधर है, यूरिनरी इधर है, यूरेथ्रा इधर है, ठीक है। यूरेटर था ये, यूरेथ्रा था इधर, यूरेटर और यूरेथ्रा में कुछ कंफ्यूजन मत कर देना भाई, ऊपर यूरेथ्रा मत लिख कर देना, यूरेथ्रा नीचे होता है, ठीक है, और यूरेटर इधर साइड होता है, ठीक है, अरोटा के नीचे, ठीक है, और यूरिनरी ब्लेड होता है यूरेटर के नीचे, यहाँ पे होता है, ठीक है, और यूरेथ्रा ये है तुम्हारा ये, ठीक है। तो दोस्तों यही था तुम्हारा पहला चैप्टर बायोलॉजी का, ठीक है, जो कि लाइफ प्रोसेसेस था, जो इंपॉर्टेंट्स थे, मेन फैक्ट, मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन डिफिनेशंस और मेन डायग्राम्स एंड मेन डिफरेंसेस और मेन फंक्शंस और मेन सिक्रेशन कुछ कुछ ग्लैंड्स के, सब चीज को मैंने बताने की कोशिश किया है, जो भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएंगे, गारंटेड कह रहा हूँ बाबू कि इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। आ गया तो बोलना, तुम कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख लो भाई, क्या आता है, अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 7 मार्क्स से क्वेश्चन एक चैप्टर कैरी करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि 20-20, 25-25 नंबर का एक ही चैप्टर से दे रहे हैं नंबर, और बाकी चैप्टर भी है भाई, तो इस चैप्टर से मतलब जितना प्रिडिक्टेड रहता है आने का, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक तो पहली चीज की इस चैप्टर से एक डायग्राम ही ऐसा है 5 नंबर का जो कि तुमको हेल्प आउट कर देगा 5 नंबर देने में, तो हो सकता है डायग्राम ही आ जाए, इसलिए जितना डायग्राम दिया हूं मैं उसको कवर कर लो, और जितना थ्योरी जितना कॉन्सेप्ट बताया बहुत ईजी है, जो सुने होंगे उनको याद भी लगभग हो गया होगा, जरूर नोट्स बना लेना, बेस्ट नोट्स मैंने देने की कोशिश किया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, लेक्चर अराउंड 1 घंटे का हो ही गया होगा, 50 मिनट 1 घंटे का, जो स्टूडेंट मेरे साथ बने रहे हैं उनको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बच्चों को भी जगह शेयर करो, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, और उनका भी हेल्प आउट करो यार, ठीक है, उनको भी हेल्प होगा और मुझे भी सपोर्टेड मिलेगा, ठीक है, और मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा, तो इसलिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेटेड रखो, ठीक है, तभी मैं जल्दी से जल्दी रेगुलर कंटेंट तुम लोगों के लिए ला पाऊंगा, ठीक है। तो साहिल भाई को मोटिवेटेड रखो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलो सब्सक्राइब तुरंत जाकर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।